अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सो बच्चों, आप ठीक होंगे? आई एम फाइन, थैंक यू बेटा। आप लोग कैसे हैं? ओके वेल, इन लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट रीनल सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। बाकी लोगों को बोलें जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं और उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह। और आज हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को भी थोड़ा सा रिवाइज करना है। ठीक है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके वेल, ठीक है। तो आप लोगों में से किसी ने ज़हमत की है कि कुछ पढ़ लिया जाए रिगार्डिंग रीनल सिस्टम, रिगार्डिंग योर मिड टर्म? आई एम फाइन, थैंक यू बेटा। होप सो किसी ने भी ज़हमत नहीं की और नहीं, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग क्लासेस लेते हैं, बिज़ी होते हैं, इसलिए आप लोगों के पास पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं बचता, है ना? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे तो यही लग रहा है। ओके, तो किडनी के बारे में हमने लास्ट टाइम डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द किडनी डिस्कस किया था। ओके वेल, बेस्ट विशेस फॉर योर मिड टर्म। तो किडनी के बारे में, रीनल सिस्टम के बारे में हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था? उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। ओके वेल वेल, तो क्या डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं किडनी के या रीनल सिस्टम के? ओके ओके वेल, चलें, थोड़ा पढ़ें, जितना पढ़ें काम का पढ़ें आप। और अच्छी प्रिपरेशन करनी है आप लोगों ने, राइट? ओके बेटा, F1 का सिलेबस ज़्यादा, लेकिन मेरा सिलेबस तो बहुत थोड़ा है ना। आप एक दिन एक आवर में भी कर सकते हैं। ओके, आज हमने यूरिन फॉर्मेशन की देखनी है। इससे पहले कि हम डिफरेंट फंक्शंस देख लेते हैं। किडनी के अगेन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा बेटा वो जितना जो पढ़ा है ना, जो आपकी मिड टर्म में सिलेबस इंक्लूड होगा उसी में से ही होगा। बेटा बिल्कुल, थोड़ा सा सिलेबस है। डेफिनेटली मिड टर्म में MCQs ही होंगे। देख लेंगे, अगर SCQs की ज़रूरत पेश आएगी तो SCQs भी बना लिए जाएंगे। ओके बेटा, रीनल सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये हम चीज़ें जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर लेंगे। बेटा एग्जैक्टली 5, हाँ, स्पेशल सेंसेस इंक्लूडेड नहीं है बेटा, ठीक है। ओके, आज हमने एपॉक्सिया, ऑटो रेगुलेशन, GFR, ये हमने लास्ट भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन आज हम स्पेशली यूरिन की फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे मसल्स के बारे में, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में, राइट? ओके, बाकी लोग अभी तक ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहे? उस दिन हमने किडनी के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, लाइक उसके जो एसोसिएटेड आर्गन थे, कोई बता सकता है क्या क्या हो सकते हैं? ओके, एसिड बेस बैलेंस को डेफिनेटली मेंटेन करता है, BP को भी कंट्रोल करता है, वेरी गुड, ठीक है। ओके, वेलकम बैक, वेलकम बेटा। आप ऑनलाइन हो जाएं, बाकी लोगों को भी इनक्रेज कर दें। तो हम अगेन ये जो ऑर्गन एसोसिएटेड हैं विद किडनी, ये हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों की ये चीज़ें फिंगर टिप पे होनी चाहिए।
अगर आप abdominal कैविटी के अंदर चाहें ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी राइट साइड पे क्या पड़ा है, आपकी लेफ्ट साइड पे क्या पड़ा है, ठीक है। तो अगर हम राइट किडनी की बात करें, ओके बेटा, अगर हम राइट किडनी की बात करें तो राइट किडनी की अगर हम पोस्टीरियरली बात करें, तो हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि पोस्टीरियरली क्या क्या चीज़ें पड़ी होती हैं। पहली चीज़ तो है कि मसल्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल पोस्टीरियरली पड़े होते हैं। दूसरा डायफ्राम पड़ा होता है, बस इतनी सी बात है। ओके, जीएफआर को भी मेंटेन करता है। ओके वेल, ठीक है। तो हम आर्गन एसोसिएटेड विद रीनल सिस्टम कर रहे हैं। किडनी के आर्गन एसोसिएटेड कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो राइट किडनी होता है उसकी हम पोस्टीरियरली अगर बात करें, तो पोस्टीरियरली बेटा मसल्स ऑफ अब्डोमिनल वॉल पोस्टीरियरली पड़े होते हैं और डायाफ्राम पड़ा होता है, बस इतनी सी चीज़ है। अगर हम इंटीरियरली बात करें तो इंटीरियरली मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन पड़ा होता है। इसके अलावा ड्यूडिनम पड़ा होता है। जब भी आपने हेपेटिक फ्लेक्सर की बात करनी है तो साथ में आपका ड्यूडिनम माइंड में ज़रूर आएगा कि ड्यूडिनम पड़ा होता है, और राइट लोब ऑफ लीवर। अब देखें जो इंटीरियरली क्या क्या चीज़ें हैं। ड्यूडिनम पड़ा है, राइट लोब ऑफ लीवर पड़ा है, और जैसे ही आपके माइंड में लीवर आएगा तो उसका जो हेपेटिक फ्लेक्सर होता है वो भी प्रेजेंट होता है। ये इंटीरियरली प्रेजेंट होता है। अगर सुपीरियरली बात करें तो ओनली अड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी तरह का अगर हम लेफ्ट किडनी की तरफ चले जाते हैं, लेफ्ट किडनी की जो इंटीरियर चीज़ें पड़ी होती हैं, वो स्टमक पड़ा होता है, पेंक्रियाज पड़ा होता है, सप्लीनिक फ्लेक्सर पड़ा होता है, जुजिनम पड़ा होता है, ठीक है। अगर हम इस तरह पोस्टीरियरली देखें तो पोस्टीरियरली सेम जिस तरह आपकी राइट किडनी के पोस्टीरियरली चीज़ें पड़ी थी, सेम पोस्टीरियरली लेफ्ट किडनी के भी पड़ी होंगी। अब पोस्टीरियरली हमने डिस्कस किया था कि मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट होते हैं और डायफ्राम प्रेजेंट होता है। सेम सेम थिंग राइट और लेफ्ट किडनी के पोस्टीरियरली पड़ी होती है। लेकिन अगर हम सुपीरियरली बात करें तो सुपीरियरली भी सेम चीज़ें पड़ी होती हैं। उसके ऊपर भी एड्रीनल ग्लैंड पड़ा होता है, उसके ऊपर भी एड्रीनल ग्लैंड पड़ा होता है। जो राइट किडनी होगा उसके ऊपर राइट एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और लेफ्ट किडनी के ऊपर लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दैट वाज आर्गन एसोसिएटेड विद द किडनी। इसके अलावा हमने जीएफआर की बात की थी। तो जीएफआर क्या होती है? जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। क्योंकि हम कह रहे थे कि 1 मिनट के अंदर जितना किडनी ब्लड को फिल्टर करती है उसको कहा जाता है जीएफआर। उसके लिए जो मेकार्डिक आउटपुट रिक्वायर्ड होती है वो 20 से लेके 22 भी बुक के अंदर लिखा हुआ है, 20 से लेके 25% ऑफ कार्डिक आउटपुट भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बेटा मेनली हम उस दिन भी यूरिन फॉर्मेशन की बात कर रहे थे। मैं उस दिन भी आपको बता रहा था कि जो यूरिन है किडनी के अंदर फॉर्म होने के बाद ये एपेक्स के ऊपर, एपेक्स ऑफ द पिरामिड के ऊपर रीनल पेपला पड़ा होता है। उससे पास आउट होके माइनर कैलिक्स के अंदर आता है। देन सेवरल जो माइनर कैलिक्स होते हैं ये ज्वाइन करते हैं, मर्ज करते हैं, मेजर कैलिक्स बनता है। और 2 to 3 जब मेजर कैलिक्स ज्वाइन करते हैं तो ये रीनल पेल्विस बनाते हैं। अब जो रीनल पेल्विस होता है बेटा कि ये फनल शेप होता है, और एट द यूरिटर ये ज्वाइन कर रहा होता है, और उस जंक्शन को यूरिटो पेल्विक जंक्शन भी कहा जाता है। यूरिटो पेल्विक जंक्शन भी कहा जाता है। अब क्या होता है कि ये कैलिस और जो रीनल पेल्विसेस होते हैं ये बेसिकली ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बने होते हैं, जिनके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, और स्मूथ मसल्स के अंदर एक इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है। उस इंट्रिंसिक एबिलिटी को कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल की एबिलिटी कहा जाता है। अब जैसे ही मेजर कैलेक्स के अंदर यूरन आता है तो उसके बाद ये यूरिटर के अंदर आता है। यूरिटर के अंदर प्रोपल्शन होती है, या उसकी जो इंट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ कंट्रैक्शन है वो कंट्रक्शन की वजह से जो यूरन है वो मूव करता जाता है टुवर्ड्स डाउनवर्ड। ओके, एग्जैक्टली 120 to 130 ml पर मिनट इसकी पर मिनट है बेटा, पर लीटर नहीं है। 120 से लेके 130 ml पर मिनट, या 125 ml पर मिनट इसकी जो GFR होती है वो होती है, ठीक है। तो इस तरह ये अगेन यूरिटर के अंदर आ जाता है। यूरिटर में आने के बाद ब्लेडर के अंदर आता है, और ब्लेडर में स्टे करने के बाद जब ब्लेडर के अंदर 150 से लेके 450 ml तक यूरिन अकमुलेट हो जाता है तो रिफ्लेक्स ट्रिगर होती है। मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स उसको कहा जाता है। मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स के थ्रू जो पेशेंट्स होता है या वो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है वो अवॉइड कर लेता है, ठीक है। तो आज हमने ये डिस्कस करना है कि ये बेसिकली यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है।
और बाकी जो हार्मोन्स हैं डिफरेंट किडनी से या किडनी के जो फंक्शंस हैं वो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। उस लास्ट क्लास में हमने एडीएच के बारे में भी डिस्कस किया था, रीनल एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में भी डिस्कस किया था। अगर और आज सिस्टम आज हम अगेन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरन बेसिकली कैसे होती है ये एक अगेन आपको बता देता हूँ। अब ये फॉर्मेशन ऑफ यूरन, पहली बात तो है ये ज़रूरी क्यों है कि यूरन फॉर्मेशन होना ज़रूरी क्यों होता है। अब जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें बॉडी से एलिमिनेट होना होता है। डू यू थिंक इज देयर एन अदर वे टू एलिमिनेट दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स? डेफिनेटली है। जब रीनल फेलियर हो जाता है या किडनी इज़ अनएबल टू एक्सक्रीट द यूरन, तो उस टाइम ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये बेटा स्किन से भी एलिमिनेट हो रहे होते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके लंग्स से भी एलिमिनेट हो रहे होते हैं। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं आपके लीवर भी इसको एलिमिनेट कर रहा होता है। अब मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि वो पेशेंट्स जो कि लीवर फेलियर वाले होते हैं या वो पेशेंट्स जो रीनल फेलियर वाले होते हैं तो उनके माउथ से एक बैड स्मेल आ रही होती है, बैड ब्रीथ आ रही होती है। तो उसका मतलब ये होता है कि वो एसीटोन फॉर्मेशन हो रही होती है। तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट उनकी जो स्किन होती है, जैसे ही वहाँ से स्वेटिंग होती है, स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलता है तो वो भी इलिमिनेट करवा रहे होते हैं। ओके, तो बस यही लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन होना है। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो गए हैं। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था जो कि हमने डिस्कस किया है। अब हम देख लेते हैं कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। अच्छा, हमने एक वर्ड यूज़ किया था ऑटो रेगुलेशन। व्हाट इज़ ऑटो रेगुलेशन? ऑटो रेगुलेशन क्या होती है? एनीबॉडी नोज कि व्हाट इज़ ऑटो रेगुलेशन? ओके, एसोसिएटेड ऑर्गन बेटा रिपीट कर देता हूँ मैं। इट्स सेल्फ कंट्रोल ऑफ सप्लाई ऑफ ब्लड। अच्छा, ये ऑटो रेगुलेशन होती है। ओके, ऑर्गन एसोसिएटेड बेटा रिपीट में कर देता हूँ। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? Okay, filtration, glomerular filtration is protected by mechanism is auto. Glomerular filtration is protected by mechanism is auto-regulation है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज प्रोटेक्टेड बाय मैकेनिज्म। अच्छा, चलें ये बात ठीक है, आप ये सही कह रही होंगी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है ये ऑटो रेगुलेशन के थ्रू प्रोटेक्ट हो रही होती है। चलें ये बात ठीक आप कह रही होंगी। ओके, ठीक है। ब्लड फ्लो मेंटेन एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर नहीं होता बेटा, ये इसमें वेरिएशन आती है। अगर कांस्टेंट प्रेशर होगा तो फिर रेगुलेशन ऑटो रेगुलेशन नहीं होएगी। जब भी उसके अंदर कोई वेरिएशन होएगी तो देन ऑटो रेगुलेशन, ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म विल बी एक्टिवेटेड। तो वो जो रिक्वायर अमाउंट होता है, यू कैन से कि सपोज जो किडनी को है ना 20 से 25% कार्डिक आउटपुट रिक्वायर्ड है। अगर किसी वजह से हार्ट की तरफ जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो गया है तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी ना। तो कार्डिक आउटपुट चाहे कम भी है लेकिन किडनी क्या करेगी, अपनी ब्लड सप्लाई उतनी ही मेंटेन करेगी, उतनी ही कार्डिक आउटपुट के थ्रू मेंटेन करेगी ताकि जो जीएफआर है वो डिक्रीज ना हो। तो उसको कहा जाता है ऑटो रेगुलेशन। ओके, चलें अभी आप लोगों को ऑटो रेगुलेशन का इतना कंसेप्ट नहीं अच्छा, कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को वाकई नहीं पता। तो बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन के अंदर जो फिल्ट्रेशन हो रही होती है इसके अंदर हमने
प्रेशर के बारे में डिस्कस करना है। अब वो जो प्रेशर्स होते हैं, एक प्रेशर बेटा ग्लोमेरुलाई का प्रेशर होता है, एक फिल्ट्रेट का प्रेशर होता है, और तीसरा जो प्रेशर होता है कैपरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। ओके, ऑटो रेगुलेशन भी बेटा रिपीट कर देता हूँ। ऑर्गन एबिलिटी टू मेंटेन देयर ओन ब्लड फ्लो या ओन ब्लड सप्लाई, इसको भी ऑटो रेगुलेशन कहा जाता है। ओके वेल, ठीक है। तो अभी हमने जो फिल्ट्रेशन में डिस्कस करना है उसके अंदर हमने तीन प्रेशर को डिस्कस करना है। एक प्रेशर जिसको ग्लोमेरुलाई के अंदर प्रेशर होएगा, उसको आप ब्लड प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलाई भी कह सकते हैं। और दूसरा जो फिल्ट्रेट का प्रेशर होएगा, तीसरा जो प्रेशर होएगा उसको कैपरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे। बेटा आपका यूरिया और क्रिएटिनिन भी एलिमिनेट हो रहा होता है किडनी से, अमोनिया भी एलिमिनेट हो रहा होता है, यूरिया और क्रिएटिनिन भी एलिमिनेट हो रहे होते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जितने भी हैं ना, वो एलिमिनेट इसलिए हो रहे होते हैं ताकि जो बॉडी है उसको टॉक्सिन से फ्री किया जाए। ओके, आवाज़ बेटा कट रही है तो अगेन पेज रिफ़्रेश कर लेते हैं। आप पेज एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लें, उसके बाद हम आर्गन एसोसिएटेड कर लेते हैं। बेटा ये बात याद रखिएगा कि जो लेफ़्ट और राइट किडनी है ना, इनकी जो सुपीरियरली चीज़ें पड़ी हैं, जो ऊपर पड़ी हैं, वो सिर्फ एड्रीनल ग्लैंड पड़े हैं। अब देखिएगा दोनों के अंदर कॉमन क्या चीज़ है कि राइट किडनी के ऊपर सुपीरियरली एड्रीनल ग्लैंड पड़ा है, राइट एड्रीनल ग्लैंड पड़ा है। अगर हम लेफ़्ट किडनी की बात करते हैं तो लेफ़्ट एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो राइट और लेफ़्ट किडनी के सुपीरियरली एड्रीनल ग्लैंड पड़ा है। अगर हम पोस्टीरियरली बेटा बात करें तो दोनों किडनी के पोस्टीरियरली भी सेम चीज़ें पड़ी हैं। अब दोनों चीज़ें पोस्टीरियरली क्या चीज़ें पड़ी होती हैं? पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल पड़ी होती है बेटा, उसके अलावा डायाफ्राम पड़ा होता है। अब राइट और लेफ्ट किडनी के पोस्टीरियरली भी सेम चीज़ें पड़ी हैं। ओके, अब आ जाते हैं इंटीरियरली। बेटा इंटीरियरली में ये याद रखिएगा कि जो लेफ्ट किडनी है उसके साथ स्प्लीन पड़ा है, और उसके साथ स्प्लीन एक फ्लेक्सर है, उसके साथ स्टमक और ड्यूडिनम है, और पेंक्रियाज है। आई थिंक पेंक्रियाज भी इंक्लूडेड है, यस पेंक्रियाज भी इंक्लूडेड है। ठीक है, ये इंटीरियरली बेटा पड़ा है लेफ्ट किडनी की। सेम अगर आप राइट किडनी की तरफ चले जाएं तो राइट किडनी के जब भी आप जाएंगे तो पहली चीज़ आपके माइंड में आएगी लीवर पड़ा है, तो राइट लोब ऑफ जो लीवर है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा जैसे ही आप लीवर की बात करेंगे तो हेपेटिक फ्लेक्सर आपके माइंड में ज़रूर आएगा। हेपेटिक फ्लेक्सर पड़ा है और साथ में ड्यूडिनम पड़ी है। अब फ़र्क कहाँ पे आएगा इंटीरियरली? बाकी जो चीज़ें हैं बेटा, स्प्लीन, अच्छा स्प्लीन किसके साथ पड़ा है बेटा? स्प्लीन जो इंटीरियरली लेफ्ट किडनी के पड़ा है, और जब अब स्प्लीन की याद आएगी तो स्प्लीन एक फ्लेक्सर भी आपका इंटीरियरली लेफ्ट किडनी के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो ये आर्गन एसोसिएटेड बिल्कुल मुश्किल नहीं होते आपको अगर पता हो कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। अगर आपको रीजन्स का पता होता है ना, उसके अंदर आर्गन्स का पता चल जाए तो इंटीरियरली, पोस्टीरियरली, लेटरली ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। ओके, अगेन बताऊं बेटा, वेरी बैड। ओके बेटा, ये देखिए सुपीरियरली का क्या मतलब होता है? ऊपर। ओके, तो आपके जो, ओके इंटीरियरली बेटा रिपीट कर देता हूँ। सुपीरियरली जो राइट किडनी है और जो लेफ्ट किडनी है, दोनों के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो दोनों के ऊपर अगर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है तो सुपीरियरली दोनों के ऊपर बिल्कुल बहुत इजी होते हैं, बस आप लोगों को पता नहीं टफ क्यों लगती हैं। अगर पोस्टीरियरली आ जाएं, दोनों किडनी के पोस्टीरियरली सेम चीज़ें पड़ी होती हैं। अब पोस्टीरियरली पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पड़ी होती है, मसल ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट होती हैं, और इसके अलावा डायफ्राम प्रेजेंट होता है। दोनों की तरफ सेम पोस्टीरियरली सेम पड़े होते हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ पे इंटीरियरली है। अब इंटीरियरली सोचिएगा कि जो राइट किडनी है उसके साथ राइट लोब ऑफ लीवर है। जब आप राइट लोब ऑफ लीवर की बात करेंगे तो हेपेटिक फ्लेक्सर आपके माइंड में आएगा, उसके बाद ड्यूडिनम आएगी। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें राइट किडनी के इंटीरियरली पड़ी हैं। अगर हम लेफ्ट किडनी की बात करें तो लेफ्ट किडनी की जो इंटीरियरली है, पहली चीज़ स्प्लीन है। जब आपके माइंड में स्प्लीन आएगा तो स्प्लीन के साथ स्प्लीन एक फ्लेक्सर पड़ा होता है। इसके अलावा पेंक्रियाज पड़ा होता है, स्टमक पड़ा होता है, और जूजनम पड़ा होता है। दैट्स ऑल, ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ओके, अब मेरा ख्याल है ये आप लोगों को बोलना नहीं चाहिए, इंटीरियरली, पोस्टीरियरली और सुपीरियरली। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिल्ट्रेशन की।
फिल्ट्रेशन में आप लोगों को पहली चीज़ ये है कि ऑटो रेगुलेशन ये होती है बेटा कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है ना, ये मेनली ऑटो रेगुलेशन के थ्रू, और जिस तरह आप बता रहे थे कि ऑटो रेगुलेशन से प्रोटेक्ट होती है, ओके एग्री करता हूँ बेटा कि प्रोटेक्शन इसकी कर रही होती है। ऑटो रेगुलेशन भी बेसिकली जीएफआर को मेंटेन करवा रही होती है इन केस के अगर कार्डिक आउटपुट कम हो गई है। ठीक है, डेफिनेटली आप प्रोटेक्शन की बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कह दें कि जो रीनल ब्लड फ्लो है ना, ये एक जब भी चेंजेस आएंगी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंदर या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंदर। अब बेटा सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर किडनी के अंदर लिया जाता है वो 80 से लेके 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी लिया जाता है। लेकिन जब इसके अंदर चेंजेस आएंगी तो इस प्रेशर को कांस्टेंट करवाना होता है, इस प्रेशर की होम्योस्टेसिस मेंटेन करवानी होती है ताकि जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको मेंटेन किया जा सके। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को मेंटेन करने का मकसद ये होता है कि जीएफआर को मेंटेन किया जा सके। तो जब इस प्रेशर के अंदर जो कि सिस्टोलिक प्रेशर है जो कि 80 से लेके 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, जब इसके अंदर चेंजेस आएंगी या इसके अंदर कोई वेरिएशन आएगी तो ये जब ब्लड प्रेशर को हम एक नॉर्मल लेवल के ऊपर लेके आते हैं, रिक्वायर्ड अमाउंट के ऊपर लेके आते हैं, तो उसको कहा जाता है ऑटो रेगुलेशन है। बाकी अगर आप जिस तरह कह रहे थे कि कांस्टेंट प्रेशर होता है, बेटा कांस्टेंट इस कंडीशन में कह सकते हैं कि ये जो हमारी 80 से लेके 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ये इस रेंज के अंदर हमने इसको लेके आना होता है दोबारा। लेकिन इसके अंदर जैसे ही वेरिएशन आएगी तो ब्लड फ्लो टूवर्ड्स किडनी अल्टीमेटली डाइवर्ट हो जाएगा। अब किडनी अपना जो ब्लड प्रेशर है या जो किडनी का जो ब्लड रिक्वायर्ड अमाउंट में है वो कंप्रोमाइज नहीं होने देती। तो एक ऑर्गन की ऐसी एबिलिटी जिसमें वो अपनी कांस्टेंट ब्लड फ्लो को मेंटेन करती है या कांस्टेंट ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, दैट एबिलिटी इज नोन एज ऑटो रेगुलेशन। ठीक है, याद रहेगा। ओके, ऑटो रेगुलेशन की रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन? एक होती है ऑटो रेगुलेशन, एक चीज किडनी के अंदर और भी होती है ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा, या ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम भी उसे कहा जाता है, रीनल थ्रेशोल्ड भी कहा जाता है। हाँ बेटा, ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की आप बात करें तो वो मैक्सिमम 120 होता है। ये किडनी के अंदर जो प्रेशर है, किडनी के अंदर प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर की हम बात कर रहे थे। जो नॉर्मली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो आपका 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, और जो डायस्टोलिक है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। हायर इसलिए होता है कि जो जीएफआर है उसको मेंटेन करवा रहा होता है बेटा। इसके अलावा बेटा इसके अंदर जो रीनल चेंजेस आती है ना ऑटो रेगुलेशन के अंदर, वो सर्टेन जो इन सर्टेन मेटाबोलाइट्स या मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जब ज़्यादा कमुलेट हो जाते हैं ना तो वो भी फ्लक्चुएशन काज करवा रहे होती हैं। अब उसके रिजल्ट में डिफरेंट केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होना शुरू हो जाती हैं, जिनमें प्रोस्टाग्लैंडन्स वन ऑफ देम है। तो ये क्या करवाता है, प्रोस्टाग्लैंडन वेजोडाइलेशन काज करवा देता है, प्रेशर डिक्रीज होने लग जाता है। तो किडनी क्या करती है, ऑटो रेगुलेशन के थ्रू उस प्रेशर को मेंटेन करवा रही होती है ताकि जीएफआर को मेंटेन किया जा सके। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता रहा था कि ट्रांसपोर्ट एक मैक्सिमा होता है, रीनल थ्रेशोल्ड भी उसे कहा जाता है, ये ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम भी कहा जाता है। बेटा डेफिनेटली अभी मैंने बताया ही नहीं था कि ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा क्या होता है। ट्रांसपोर्ट बेटा मैक्सिमम ये होता है, या रीनल थ्रेशोल्ड ये होता है कि किडनी की एबिलिटी होती है जिसमें वो मैक्सिमम अमाउंट में किसी चीज़ की अब्जॉर्प्शन कर सकती है। जब वो मैक्सिमम अमाउंट से ज़्यादा होएगा, एक्सीड करेगा, तो वो किडनी उस चीज़ को इलिमिनेट करवाना शुरू कर देगी। मीनिंग टू से कि नॉर्मली जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो नॉर्मली रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं रहता। सपोज हम ये एक एग्जांपल ले लेते हैं,
तो इसमें है कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल सपोज, अब ब्लड जो ग्लूकोज है उसका एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ओके हम ब्लड ग्लूकोज की अगर हम बात करते हैं तो बेटा इसका जो नॉर्मल लेवल होता है ना, जो मैक्सिमम अमाउंट में किडनी है वो रीअब्जॉर्प्शन करवा सकती है वो 3.5 से लेके 8 मिलीमोल पर लीटर है। अगर इसकी अमाउंट 9 मिलीमोल पर लीटर तक पहुंच जाएगी तो जो ग्लूकोज है वो किडनी अब्जॉर्ब नहीं करवाएगी बल्कि यूरन के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर जो किडनी है वो मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ किसी चीज़ को अब्जॉर्ब करती है तो दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम या रीनल थ्रेशोल्ड। अब जैसे ही उसकी एबिलिटी से एक्सीड करेगा तो किडनी उसको अब्जॉर्व नहीं कराएगी बल्कि इलिमिनेट करवाना शुरू कर देगी इन द यूरन। ओके, दो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, वन वाज ऑटो रेगुलेशन, दूसरा हमने क्या कहा है ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा। ये हम जैसे ही फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें मैं अगेन आपको बताऊंगा कि ये जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा है इसमें स्पेसिफिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक सर्टेन अमाउंट तक रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन जब उनका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है ना, जैसे ही उनका लेवल बढ़ेगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि वो यूरन के अंदर इलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो साथ में जो किडनी है उसको डैमेज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम 3.5 बेटा मिलीमोल पर लीटर है, 3.5 से लेके 8 मिलीमोल पर लीटर है। ये तकरीबन राउंड अबाउट कोई आई थिंक 60 से लेके 150 तक mg पर डीएल बनता है पर 100 ml अगर लेते हैं तो। ये राउंड अबाउट है, ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि mg पर डीएल कितना बनता है बेटा। बेटर और डेफिनेटली यस, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा या ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम और रीनल थ्रेशोल्ड ये सेम चीज़ है। ठीक है, ओके। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा और ऑटो रेगुलेशन के रिलेटेड कोई क्वेरी हो, समझ ना आई हो? बेटा ये यूनिट की हम बात कर रहे थे, ग्लूकोज के लेवल की यूनिट की बात हम कर रहे थे जो कि 3.5 से लेके 8 मिलीमोल पर लीटर होता है। अब इसको आप mg पर डीएल में कन्वर्ट कर लीजिएगा कि कितना बनता है। एक मिनट में कैलकुलेटर से कर देता हूँ आपको। 3.5 ओके बेटा ये कोई 65 से लेके 64.07 से लेके राउंड अबाउट 147 बन रहा है। अच्छा 63 से लेके 144, वाह बड़ा क्विक कर लिया है आपने। ठीक है, 63 से लेके 144, ठीक है मेरे पास जो बेटा बन रहा है वो 64.07 से लेके 146 mg पर 100 ml बन रहा है। ओके बहरहाल राउंड अबाउट इतना ही बनेगा, 63 से लेके 144 कह लें तो भी ठीक है, या 64 से लेके 146 कह लें पर 100 ml तो भी ठीक है। अगर इतना अमाउंट ग्लूकोज का आ रहा है तो किडनी इसको मैक्सिमम अमाउंट में रीअब्जॉर्ब कर लेगी। अब जैसे ही इसका लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ने के रिजल्ट में क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाएगा। लाइक जिस तरह हम कह रहे थे कि मोर देन 8 मिलीमोल पर लीटर हो जाता है या 9 मिलीमोल पर लीटर हो जाता है, तो जो किडनी की मैक्सिमम एबिलिटी थी ऑब्जर्व करने की वो 3.5 से लेके 8 मिलीमोल पर लीटर थी। अब जैसे ही इसकी क्वांटिटी बढ़ी है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हुआ है, लाइक 9 मिलीमोल हो गया, 10 मिलीमोल हो गया, 11 मिलीमोल पर लीटर हुआ है, तो जो ग्लूकोज था वो यूरिन के अंदर अपेयर होना शुरू हो गया है क्योंकि किडनी अपनी मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्प्शन लॉस कर चुकी है।
ओके, तो फिल्ट्रेशन की बात करते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ऑटो रेगुलेशन और ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा। इसलिए बताना ज़रूरी था कि कुछ सब्सटेंसेस जो है ना वो जब मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वो इलिमिनेट होना शुरू हो जाती हैं। ऑटो रेगुलेशन में ब्लड प्रेशर का इंपॉर्टेंट था कि अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज होएगा, लाइक पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर चला गया है, ब्लड लॉस हो रहा है, इंजरी हो गई है पेशेंट्स की, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो रीनल ब्लड फ्लो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो रीनल ब्लड फ्लो थ्रू ऑटो रेगुलेशन मेंटेन किया जा रहा होता है। ओके, अब फिल्ट्रेशन बेसिकली है क्या कि ग्लोमेरुलाई होता है, ये बेसिकली टफ टफ कैपिलरीज पड़ी होती हैं। ये जो टफ टफ कैपिलरीज होती हैं ये फिल्ट्रेशन कर रही होती हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि स्मॉल स्मॉल सब्सटेंसेस होते हैं, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको तो ये पास आउट होने देती हैं। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिस तरह ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं या प्लाज्मा है, प्लाज्मा प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको ये पास आउट नहीं होने देती। बेसिकली दीज ग्लोमेरुलाई एक्ट एज स्टेनर। ओके, तो स्टेनर में ये होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो तो पास आउट हो जाते हैं, लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उन वो पास आउट नहीं होने देते। सेम कंडीशन विद द ग्लोमेरुलाई। अब ग्लोमेरुलाई के अंदर बेटा जो जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं या लार्ज मॉलिक्यूल्स होती हैं, वो फिल्टर आउट होने के बाद कैपरीज के अंदर रह जाती हैं, वो पास आउट होके ग्लोमेरुलाई से आगे पास आउट नहीं होती। जैसे वो पास आउट नहीं होंगी तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये भी एक प्रेशर जनरेट कर रही होती हैं। इसके अलावा जो एक ग्लोमेरुलाई के अंदर इटसेल्फ एक प्रेशर होता है और दूसरा प्रेशर जो फिल्ट्रेट जनरेट कर रहा होता है। अब फिल्ट्रेट कैसे प्रेशर जनरेट करता है? बेसिकली कि जैसे ही ग्लोमेरुलाई से फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन के बाद जो कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल होता है, उसके अंदर जैसे ही फिल्ट्रेट अकमुलेट होता है तो वो भी एक प्रेशर जनरेट कर रहा होता है। ओके, हमने दो प्रेशर की बात की है। एक प्रेशर ग्लोमेरुलाई के अंदर होता है, एक प्रेशर जैसे ही ग्लोमेरुलाई से चीज़ें फिल्टर होकर बैक साइड पे ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर आती हैं, एक प्रेशर वहाँ पे जनरेट हो रहा होता है। अब ये जो दोनों प्रेशर्स होते हैं इसके साथ एक कैप्री हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। अब ये जो दोनों प्रेशर्स होते हैं दैट आर अपोज्ड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये बेटा प्रोटीन का प्रेशर होता है। जिस तरह मैं पहले आपको बता रहा था कि प्रोटीन पास आउट ही नहीं होती, या प्रोटीन पास आउट नहीं होंगी तो ये ग्लोमेरुलाई के अंदर अपना एक प्रेशर जनरेट करती हैं जिसको कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये अराउंड अबाउट 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है बेटा, 28 से 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। और जो फिल्ट्रेट का प्रेशर होता है ये 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। होता कहाँ पे है? ग्लोमेरुलाई कैप्सूल के अंदर होता है। अगर हम जो नेट फिल्ट्रेट प्रेशर होता है ना वो बेसिकली जीएफआर को मेंटेन कर रहा होता है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होता है वो जीएफआर को मेंटेन कर रहा होता है। अब इसको नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कैसे जनरेट किया जा सकता है? बेसिकली हमने ये कहा है कि जो कैप्री हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो 55 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। उसको जो अपोज कर रहे होते हैं वो दो प्रेशर अपोज कर रहे होते हैं। वन प्रेशर इज फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड अदर इज ओस्मोटिक प्रेशर या ऑनकोटिक प्रेशर। अब जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो 28 से लेके 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, और जो फिल्ट्रेट का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। तो जब आप फिल्ट्रेट, ओके बेटा अगेन स्लो बता देता हूँ, मैं ये बता रहा था कि ग्लोमेरुलाई से फिल्ट्रेशन कैसे होती है। अब जो ग्लोमेरुलाई है दैट एक्ट एज ए स्टेनर। स्टेनर क्या करता है कि जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पास आउट नहीं होने देती, जिस तरह प्लाज्मा प्रोटीन है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं ये ऑन कोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रही होती हैं। ओके, तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं ये एक प्रेशर डिवेल्प करती हैं दैट इज ऑन कोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो फिल्ट्रेट होता है जो ग्लोमेरुलाई से फिल्टर होने के बाद ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर आ चुका होता है वो भी एक प्रेशर जनरेट कर रहा होता है। अब ये जो दोनों प्रेशर्स हैं ये कैप्री हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को अपोज कर रहे होती हैं। अब जो कैप्री हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो 55 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। उसके अपोजिंग दो फैक्टर्स होते हैं, दो प्रेशर्स होते हैं। वन इज फिल्ट्रेट प्रेशर्स या फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड अदर वन इज ओस्मोटिक प्रेशर दैट इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन।
अब जब हम कैप्री हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से ये दोनों प्रेशर मैनेज कर लेते हैं तो जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकलता है या नेट फिल्ट्रेट प्रेशर निकलता है वो बेसिकली जीएफआर को मेंटेन कर रहा होता है। अब सपोज हमने पहले कहा था कि जो हमारे पास कैप्री हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो 55 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। उसके अपोजिंग दो फैक्टर्स हैं, दो प्रेशर्स हैं, जिनमें जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो 35 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है और जो फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। आप इन दोनों को ऐड कर लें 30 प्लस 15 को और 55 से माइनस करेंगे तो राउंड अबाउट जो हमारे पास नेट फिल्ट्रेट प्रेशर निकलता है वो 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो ये जो 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है ये जीएफआर को मेंटेन कर रहा होता है। ओके, अपोजिंग प्रेशर बेटा दो होते हैं, वन इज कैप्री, बेसिकली कैप्री हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को दो प्रेशर अपोज कर रहे होते हैं। और दो प्रेशर्स हैं वो एक ऑनकोटिक प्रेशर है या ओस्मोटिक प्रेशर है, दैट इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन जो कि 28 से लेके 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। और जो दूसरा है वो फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है और जो फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। ये दोनों कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को अपोज करते हैं। जैसे ही अपोज करेंगे तो जो फिल्ट्रेशन हो रही होती है इन दो प्रेशर, इन तीन प्रेशर के अपोजिशन से हो रही होती है। तो ये जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है ये बेसिकली जीएफआर को मेंटेन कर रहा होता है। और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो जीएफआर होती है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 120 से लेके 130 ml पर मिनट होती है। और अगर हम इसको एक एवरेज ले रहे होते हैं तो वो 125 ml पर मिनट बनती है। और 125 ml जो कि राउंड अबाउट एक दिन के अंदर दोनों किडनी 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट बना रही होती है। ओके, याद रहेगा। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम के ऊपर, मैंने जो पीपीटी के अंदर बनाई हुई है उसके ऊपर आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह एक दूसरे को अपोज करते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा ही अंडरस्टैंड कर लेंगे। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर, दूसरी जो चीज़ होती है उसके अंदर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। अब हमने डिस्कस किया था कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब जितनी भी अब्जॉर्प्शन, मेनली जो फिल्ट्रेट की अब्जॉर्प्शन होती है उसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेट की हो रही होती है वो पीसीटी के अंदर हो रही होती है। ओके बेटा, जीएफआर दोबारा बता दूंगा, नथिंग टू वरी। पीसीटी होता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। अब ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं इसके अंदर अब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे माइक्रोविलाई पड़े होते हैं और ये माइक्रोविलाई क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन के लिए अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेते हैं। ओके बेटा, ये आपको एमसीक्यूज के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वाइवा के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर सबसे ज़्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे होती है। वो बेटा पीसीटी के अंदर होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है, क्योंकि वहाँ पे माइक्रोविलाई बड़े होते हैं और माइक्रोविलाई क्या करते हैं कि वो अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेते हैं ताकि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो सके, जिसके अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो ऑब्जर्व हो रहे होते हैं, ग्लूकोज जो रिक्वायर अमाउंट में होता है वो ऑब्जर्व हो रहा होता है। लेकिन ये जितनी भी रीअब्जॉर्प्शन होती है वो मोस्टली पैसिव इन नेचर होती है। इवन के एक बुक के अंदर ये भी लिखा हुआ था कि जो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी के अंदर होती भी इसलिए है क्योंकि सरफेस एरिया उसका ज़्यादा होता है। जो रिक्वायर अमाउंट होती हैं जैसे ही वो सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ाएंगे, माइक्रोविलाई सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उनके साथ जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स आके अटैच होंगे, चाहे वो सोडियम है, क्लोराइड है, वाटर है, जैसे ही अटैच होंगे तो वो उसको रीअब्जॉर्ब करवा लेगा। बाकी जो रिमेनिंग रीअब्जॉर्प्शन होती है वो लूप ऑफ हेनले के अंदर हो रही होती है, डीसीटी के अंदर हो रही होती है। अब पीसीटी और डीसीटी दो चीज़ें हैं। पीसीटी है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स जिसके अंदर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है और डीसीटी के अंदर मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो 10 to 20% हो रही होती है। जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट बच जाता है या रिमेनिंग जो फिल्ट्रेट होता है वो जैसे ही डीसीटी तक पहुंचता है तो उसके अंदर 10 to 15% जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है।
और बाकी जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है मेनली वो एपिथेलियल मेम्ब्रेन के साथ हो रही होती है, एपिकल मेम्ब्रेन के साथ हो रही होती है, जिसके अंदर अगेन जो आयंस होते हैं जिनके अंदर सोडियम आता है, ये क्लोराइड्स आता है, वो बोथ एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एपिथेलियल सेल के साथ अब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, एपिथेलियल मेम्ब्रेन के साथ अब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। ये एपिकल मेम्ब्रेन अपोज कर रही होती है और एपिथेलियल मेम्ब्रेन के साथ जैसे ही आके अटैच होते हैं तो वहाँ से उसकी रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है। ओके, तो आपको मैं स्लाइड्स के ऊपर दिखाता हूँ कि ये किस तरह फिल्ट्रेशन हो रही होती है। ठीक है, ये बेटा एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर्स है। बेटा बस इसको रिपीट करके उसके बाद आपको ये आपको थोड़ा विजिबल है फंक्शन ऑफ किडनी के नीचे जो स्ट्रक्चर्स दी गई है। बेटा अगर इसकी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर हम देखते हैं कि ये किस तरह फिल्ट्रेशन हो रही होती है। फिल्ट्रेशन बेसिकली होती है फ्लूइड प्रेशर फोर्सेस वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस आउट ऑफ द ब्लड है। ओके वेल ठीक है, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होती है। रीअब्जॉर्प्शन रिटर्न यूजफुल एटम्स एज ए ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सम साल्ट्स, ये सारी इनकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। और सेक्रीशंस इन्वॉल्व एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन रिजेंबल। बेटा ये जो डायग्राम है ना इसके अंदर अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये बोमेन कैप्सूल बनाया गया है, ग्लोमेरुलाई बनाया गया है, प्री कैपिलरी सिस्टम बनाया गया है बेसिकली। अब ये जो ग्लोमेरुलाई है ना ये बेसिकली टफ टफ कैपिलरीज पड़े हुए हैं, उसके बाद पीसीटी है, डीसीटी है और देन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं। ओके, एक मिनट, अगर नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर आप देखते हैं, हाँ इसको जूम कीजिएगा, ये एक अच्छी डायग्राम है, इसमें आपको और ज़्यादा क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। अगर हम ग्लोमेरुलाई की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर फिल्ट्रेशन हो रही होती है। देखें ग्लोमेरुलाई है, ब्लड आ रहा होता है प्रीटिब्यूलर कैपिलरीज से। ये जो बेटा रेड एरिया है ये ब्लड आ रहा है। ब्लड जैसे ही प्रीटिब्यूलर कैपिलरीज के अंदर आता है तो ग्लोमेरुलाई या बोमेन कैप्सूल पड़ा होता है। ग्लोमेरुलाई से फिल्ट्रेट बनता है, फिल्ट्रेशन होती है, दैट एक्ट एज ए स्टेनर। अब यहाँ पे तीन प्रेशर्स होती हैं। वन इज कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, दैट इज 55 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब दूसरा जो प्रेशर होता है प्रोटीन का प्रेशर होता है। बेटा प्रोटीन इसमें से पास आउट नहीं होती, प्रोटीन लार्ज मालिक्यूल होता है, और ये जो प्रेशर जनरेट करती हैं ये राउंड अबाउट 28 से लेके 30 मिलीमीटर आफ्टर मरकरी प्रेशर जनरेट कर रही होती हैं। अब जो तीसरा प्रेशर होता है वो फिल्ट्रेट का प्रेशर होता है। सॉरी, ये जो बेटा फिल्ट्रेट का प्रेशर होता है ये 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है दैट इज अपोज्ड बाय टू प्रेशर्स, वन इज ऑनकोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा फिल्ट्रेट प्रेशर। तो फिल्ट्रेट प्रेशर हमारे पास 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, ऑस्मोटिक या ऑनकोटिक प्रेशर 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। ये राउंड अबाउट
ये टोटल अगर इसको किया जाए तो 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। अगर 55 में से 45 हम माइनस करेंगे तो जो नेट फिल्ट्रेट प्रेशर आता है वो 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आता है। तो ये 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी क्या करता है, GFR को मेंटेन कर रहा होता है, जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है इसको मेंटेन कर रहा होता है। उसके बाद PCT है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। राउंड अबाउट जो 60 to 70% रीअब्जॉर्प्शन है वो PCT के अंदर हो जाती है। PCT के अंदर इसलिए हो जाती है क्योंकि ये माइक्रोविलाई कंटेन करता है और ये अपना सरफेस एरिया बढ़ाता है। उसके बाद जो ट्यूब्यूलर सेक्रीशन है वो मोस्टली जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है, जिसके अंदर वाटर है, क्लोराइड्स है, सोडियम है, पोटाशियम है, इनकी रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है। और एट द एंड अगर हम बात करें कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर, तो कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर जो मेनली वाटर है वो ऑब्जॉर्व हो रहा होता है। स्पेशली कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर वाटर रीअब्जॉर्प्शन होती है और बाकी रीनल पेल्विस के अंदर आता है, रीनल पेल्विस से यूरेटर के अंदर आता है, यूरेटर में आने के बाद ये ब्लेडर के अंदर चला जाता है। अब ये जो नेफ्रॉन है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रीनल कॉर्टेक्स होती है और एक रीनल मेडुल्ला होता है। अब जो रीनल कॉर्टेक्स है इसके अंदर मेनली एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है, और जो मिडुल्ला है उसके अंदर वाटर अगेन रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है थ्रू कलेक्टिंग डक्ट्स। और बाकी जो लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, या थिन और थिक लूप ऑफ हेनले है, वहां से भी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। ठीक है। अगर एक और डायग्राम भी है नीचे, अगर उस डायग्राम को आप जूम करते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। ये डाउनवर्ड जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन लिखा हुआ है, इस डायग्राम को अगर आप जूम करें, ओके बेटा ये अगेन बता देता हूँ मैं। तो जो मेडुलरी कॉर्टेक्स की हम बात कर रहे थे और एड्रिनल मेडुल्ला की बात कर रहे थे, ठीक है। तो पहला जो होता है फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन क्या होता है कि प्रेशर फोर्सेस वाटर्स एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम द ग्लोमेरुलाई ब्लड इनटू द बोमेन कैप्सूल, जिसके अंदर जो नॉर्मली अमाउंट होता है वो 125 ml पर मिनट प्रेशर के साथ जनरेट हो रहा होता है। अब ये जो ग्रीन आपको शो हो रहा होता है ये बेसिकली GFR को मेंटेन किया जा रहा होता है, जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है। जैसे ही ब्लड ग्लोमेरुलाई के अंदर आता है फिल्टर होता है और नेट प्रेशर जो होता है वो फिल्ट्रेशन नेट फिल्ट्रेट प्रेशर के थ्रू GFR को मेंटेन किया जा रहा होता है। दूसरी जो ब्लू आपको लाइनिंग नजर आएंगी, ब्लू लाइनिंग के अंदर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, द रिटर्न ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट टू द ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाटर बाय ऑस्मोसिस, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है, तो मेनली क्या होता है, जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के थ्रू जा रहा होता है, जो सोडियम क्लोराइड है, ग्लूकोज है, या अमाइनो एसिड्स हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू रीअब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। और तीसरा जो रेड लाइन है या रेड कलर शो किया गया है उसके अंदर सिक्रीशन हो रही होती है बेटा, और एक्सक्रीशन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि जो कि हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन हो रही होती है। ये रेड के साथ अगर 3 एरिया देखेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन की कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से एक्सक्रीशन हो रही होती है। और ये जो हाइड्रोजन आयन्स हैं ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइकार्ब्स। अगर आप कलेक्टिंग डक्ट्स देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन हो रही होती है और साथ में बाइकार्ब्स की भी एक्सक्रीशन हो रही होती है। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों मिलके एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो सेक्रीशन के अंदर क्या है, द एक्टिव release of substances by the tubular lining cell into the nephron tubules। इसमें होता क्या है सेक्रीशन में कि गेट रेड ऑफ टॉक्सिन एंड रेसिड्यूज, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, मोस्टली रिलीजिंग पोटाशियम और कैल्शियम, पोटाशियम क्लोराइड दैट इज एसिड। और ये रिलीज होने के बाद ये हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन हो रही होती है, या NH4 या NH अमोनिया की एक्सक्रीशन हो रही होती है। तो ये मिलके क्या करते हैं, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर रहे होते हैं। और सेक्रीशन के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, ये टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं दैट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। अब यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की गई है कि जैसे ही हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का क्या मतलब होता है, चलें। जब हाइपरटोनिक चीज़ें होने लगती हैं तो जो वाटर है ये अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। जब हाइपोटोनिक कंडीशन होती है तो जो वाटर है वो इलिमिनेट होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही हाइपरटोनिक की कंडीशन होगी
तो वाटर जो है ये रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो जो उसकी टोनिसिटी है या हाइपरटोनिक की कंडीशन है उसको आइसोटोनिक की तरफ लेके जाया जा रहा होता है। मोस्टली इन कंडीशन में जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं या वाटर इनटेक आपका कम हो चुका होता है तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं दैट बिकम हाइपरटोनिक, तो उसके रिजल्ट में ओके तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि हाइपरटोनिक होने के रिजल्ट में जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब होएगा। वाटर जब अब्जॉर्ब होएगा तो आपका जो यूरन है वो येलोइश होना शुरू हो जाएगा। क्यों येलोइश होएगा? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो एलिमिनेट हो रहे होते हैं। ओके, तो ये हम इसकी रीअब्जॉर्प्शन दोबारा एक दफ़ा देख लेंगे, ठीक है, कि होता कैसे है। अगर हम एक ठीक है, और आइसोटोनिक जो होता है ये नॉर्मल लेवल होता है, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। उसके बाद हम एक नेक्स्ट स्लाइड्स को देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर क्या चीज़ है, आपको और ज़्यादा अंडरस्टूड हो जाएगा, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब इसके अंदर हमने स्टेजेस, यूरिन फॉर्मेशन की स्टेजेस मेंशन की हुई हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, ये बोमेन कैप्सूल के अंदर बन रहा होता है, फिल्ट्रेट जितना भी बनता है। उसके बाद क्या होता है कि सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम ब्लड इन द ग्लोमेरुलाई टू बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलाई से बोमेन कैप्सूल के अंदर आते हैं। उसके बाद ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सल्यूट एंड वाटर हो रही होती है, सल्यूट की रीअब्जॉर्प्शन होती है फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू कैपिलरी। सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स इनटू द ब्लड प्रीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, जिसके अंदर वाटर अब्जॉर्ब हो रहा होता है। ओके बेटा, मैं रिपीट कर देता हूँ, नथिंग टू वरी। सब्सटेंसेस मूव कर रहे होते हैं जिसके अंदर ग्लूकोज है, वाटर है, यूरिया है, प्रोटीन है, क्रिएटिनिन है, अमाइनो एसिड्स हैं, सिट्रिक और यूरिक एसिड्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, कैल्शियम है, पोटाशियम है, आयंस हैं। ये जितने भी होते हैं ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है इनकी। उसके बाद ट्यूबुलर सेक्रीशन होती है, सेक्रीशन में कैपिलरी टू डिस्टल ट्यूब्यूल्स हो रहे होते हैं। सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम द ब्लड ऑफ प्री कैपिलरी प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स, और ड्रग्स और आयंस जो होते हैं इनकी स्क्रीशन हो जाती है, एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाती हैं। अभी एक डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर देखेंगे तो पहला जो चीज़ है बोमेन कैप्सूल होता है, इसमें क्या होता है कि फिल्ट्रेट बन रहा होता है। दूसरा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं, इनके अंदर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक। तीसरा जो है ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है। चौथा तीसरे के अंदर लूपा फैनले होता है, इसमें रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मेनली हो रही होती है। चौथी जो चीज़ है उसके अंदर डिस्टल ट्यूब्यूल्स हैं, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स भी इनको कहा जाता है। तो मूवमेंट ऑफ एसिड्स, टॉक्सिक आयंस इनटू ट्यूब्यूल्स और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, ठीक है। उस तरह एट द एंड क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओके बेटा, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या होता है कि ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ में वाटर हो रही होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है बेटा, 60 to 70% जो होता है अब्जॉर्प्शन वो पीसीटी के अंदर हो रही होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रही होती है। अब बेटे ये हम नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात कर रहे थे, तो ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आप एक दफ़ा इसको देख लें, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसको नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को भी डिस्कस कर लेते हैं कि फिल्ट्रेशन ये जनरेट कैसे हो रहा होता है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बनता कैसे है। और उसके बाद जीएफआर को भी डिस्कस करने के बाद देन हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को डिस्कस कर लेंगे। ओके, आप 5-7 मिनट की ब्रेक ले लें, उसके बाद इंशाल्लाह 12:05 पे हम ज्वाइन कर लेंगे, 12:05 PM पे।